प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर ये सीधी स्ट्राइक देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंक के कांटों को जड़ से उखाड़ना जरूरी, हमले गोली का जवाब गोलों से दिया, हमने आतंकवाद के 9 ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न सिर्फ देश में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत सारी परिभाषाएं बदली हैं। जैसे एक तो ये कि हर एक टेरर का एक्ट अब वॉर का एक्ट माना जाएगा, दूसरे ये भी कह दिया गया कि अब बहुत हो गया डीप स्टेट, बहुत हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी वॉर। अब सीधे सीधे इसको ये किन किन लिहाज से महत्वपूर्ण है गौरव? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान को, अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूं जी, तो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अटैक करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कई परिभाषाएं कई चीजें जिनके आवरण में अभी तक चीजें छिपती रही कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन है। हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, बात ये है ना कि बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने क्या बोली है कि अब इसको प्रॉक्सी वॉर मत समझना। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था, यार हमें पता ही नहीं। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो आते हैं पीटीवी पर, वो कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ जो भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इट वाज वेरी बैड, मेरा दिल बहुत दुखा, आगे से मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, इट इज वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अब बोला प्रधानमंत्री जी ने, भैया ये सब गोलीबाजी मत करो, अगर पाकिस्तानी ने करा है और पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, या फिर कश्मीर के अंदर या भारत में कहीं भी आतंकवाद हुआ है और उसकी जड़ें पाकिस्तान पे मिलती हैं, करने वाला कोई भी हो, आदिल अहमद डर जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था, वो पाकिस्तानी नहीं था, वो नहीं था, वो लोकल था, कश्मीर से था वो, लेकिन हमने फिर भी बालाकोट करा, तो अब पाकिस्तान को सजा मिलेगी। और पाकिस्तान को सजा मिलेगी। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन स्टेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉक्सी, कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, सारे एक्टर स्टेट के हैं और सारे एक्टर्स की जो भी वो एक्टिंग करेंगे सोटू से, अगर आप कुछ भी एक्टिंग करोगे तो भैया स्टेट को सजा मिलेगी, पाकिस्तान को सीधा सजा मिलेगी इसकी। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 1947 से सिलसिला चल रहा है। पहला वो आ गए थे, क्या नाम था उनका, जो घुसे थे पहले, कबाइली आ गए थे, वो भी तो आतंकी थे। पहला आप मुहाजिर कहने वाले थे, वो तो जो हिंदुस्तान से गए उनको वहां ट्रीट हुआ, वो भी बेचारे कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये ट्रीटमेंट मिलता है। खैर, दिनेश, तीनों मुहाजिर तो बन गए, परवेज भी तो मुहाजिर था, जियाउल हक भी तो मुहाजिर था। यही तो पता नहीं उनको कि उनको कब किस चीज को डिसरिस्पेक्ट करना है, कब किस चीज को रिस्पेक्ट करके सिर पे बिठा लेना है, उनका यही तो दिमागी तवाज़ुन ही तो ठीक नहीं है। बात का सिलसिला जो एक के बाद एक चलता रहा, अब प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि अब आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है, आप ही अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं तो उसका समझिए, हम अटैक करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत पैराडाइम, इसको बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कल्प्रिट है ये, और पहले क्या होता था, किया इसने, लेकिन वो देखो उधर देखो क्या, ये इसने क्या कर दिया, अरे वो देख, अब ये ध्यान बटाने वाली टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। ये कल्प्रिट है, इसने किया है, इसको सजा मिलेगी। 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा भारत, अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी, 2 इंजन वाला AMCA मल्टी रोल फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा फाइटर प्लेन, रेडार की पकड़ में नहीं आएगा AMCA। अब ये सवाल ये है कि अगर हम सूर्या बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कहीं कोई दूसरा रेडार नहीं होगा, किन किन मायनों में खास होगा ये माशाल्लाह? ऐसा है कि ये जो लड़ाई होती है, इसमें एक आप काउंटर क्रिएट करते हैं, उसका काउंटर होता है, फिर काउंटर होता है, ये तो इसी तरह चलता है। अब इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अगर हमारे पास सूर्या है
तो हम उनको पकड़ेंगे। सर इसको थोड़ा समझाएंगे, ये जो हमने बनाया है इसमें खासियत क्या है, जरा इसमें बिग वॉल पे डालिए जरा इसको, और आप सर आइए सामने, और अगर आप इसको समझा पाए हमको, ये किन मायनों में खास क्या क्या ऐसा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात, स्टेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेल्थ का मतलब आपने बहुत अच्छा समझाया कि इसके ऊपर जब रडार की किरणें पड़ेंगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी ज्यादातर, होकर इससे जाएंगी, राइट। लेकिन उसके दो तरीके हैं। हाँ। पहला स्टेल्थ ज्योमेट्रिक स्टेल्थ होता है। तो पहला इसकी डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा आपने डिजाइन नहीं देखा होगा जिस तरीके से कोने ऐसे निकले हुए हैं। इसका मतलब जब रडार की किरणें इसके पड़ेंगी तो लौट के वहां नहीं जाएंगी, वो इधर-उधर बिखर जाएंगी, इधर उधर अच्छा इसलिए डिस्पर्सल ऑफ रेडिएशन इज फर्स्ट टेक्निक। अच्छा, ये इसकी सतह को ऐसा बनाया जाता है कि इस पर पड़ने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो वापस वहां रेडार की तरफ ना जाके इधर उधर छितरा जाएं तो पकड़ में आएगा नहीं। अच्छा, और है ज्योमेट्रिक स्टेल्थ। ये ज्योमेट्रिक स्टेल्थ का डिजाइन से होगा, ये डिजाइन हुआ। ठीक है। फिर दूसरा होता है रडार एब्जॉर्बेंट पेंट। ओके। वो पेंट इसमें लग जाता है तो रडार की जो किरणें आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके। तो बहुत थोड़ी सी जो वापस जाएंगी, बहुत थोड़ी जाती हैं। हाँ। नहीं तो इतना बड़ा जहाज होगा तो उसका आना चाहिए कम से कम 1 से 3 स्क्वायर मीटर अच्छा रडार क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा 0.001, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, ओके। 1/1000 हो ठीक जाएगा। है। तो ये करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो जो रेडार पकड़ता है, मान लीजिए स्टेल्थ के जरिए, मतलब उधर से सिग्नल्स आए, रेडार ने पकड़ा, ये समझ लिया अच्छा इस जगह आ रहा है, उससे उसकी रफ्तार वगैरह किधर जा रहा है, डायरेक्शन, वो सब अंदाजा लगा लिया। दो चीजें होती हैं। हाँ। आप उसकी रफ्तार पता करते हैं, उसकी दिशा पता करते हैं, उसकी पोजीशन पता करते हैं। अच्छा। लेकिन ट्रैकिंग भी उसी के जरिए करते हैं, क्योंकि ओह। उसी पर आप ट्रैक करते हैं। अच्छा। आपकी मिसाइल कहां जाएगी? जी, जी। आपकी मिसाइल वहां जाएगी जहां पर ये सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। ओके, तो लेकिन- आपने ट्रैक किया, उसको टारगेट की, उसको उस क्रॉस सेक्शन में लिया और हिट कर दिया। हिट कर दिया। ओके। अब दूसरी चीज यही नहीं है, एक इसके पीछे अगर आप इंजन बाहर लगाएंगे, इंजन की भी तो वो जाती है, वो जो वोक बोलते हैं हम, वो जाएगी। ओके। उसमें गर्म हवा होगी, राइट। उसको IR सिग्नेचर बोलते हैं, थर्मल सिग्नेचर बोलते हैं। अच्छा। तो वो थर्मल सिग्नेचर भी पिकअप होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर हो गया, एक IR सिग्नेचर हो गया। IR हो गया। हाँ। तो IR अब थोड़े दिन में हम लोग भी समझ जाएंगे काफी ज्यादा। IR हाँ, सिग्नेचर हाँ। को भी आप सप्रेस करते हैं, इसका इंजन जो है बाहर उतनी गर्म हवा नहीं छोड़ता है, ओ, तो उसके भी लिए टेक्निक लगानी तो पड़ती वो है। जो मिसाइल जो हीट सीक करके अटैक करती है वो भी नहीं वो पकड़ भी पाती नहीं कर होंगी? पाएगी। ओ, ये सबसे तो ये दूसरी- 5th जनरेशन जो कहा जा रहा है अभी, मतलब जनरेशन वाइज किस तरीके से इंप्रूव हुआ है? 5वें जनरेशन में क्या खास? 5th जनरेशन में क्या होता है कि इसमें जो एक तो स्टेल्थ होता है, दूसरा इसमें सुपर क्रूज की पावर होती है। इसका इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये क्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के हवा की दुगनी या तिगनी रफ्तार से चल सकता है। ओ, बिना आफ्टर आवाज की दुगनी है तिगनी। आवाज की दुगनी या तिगनी से ओके। ये चल सकता है। ये इसकी सुपर क्रूज इसके अंदर पावर होती है। इसका मतलब इंजन बहुत पावरफुल होता है इंजन पावरफुल है, विद रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट। ओके। उसके बाद इसके जो सामान लगे रहते हैं, जो मार करने वाले, जैसे मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वो भी बे के अंदर होते हैं। अच्छा, बाहर निकले हुए नहीं रहते? बाहर क्योंकि सिग्नेचर देंगे, रडार सिग्नेचर। अच्छा, जितना बाहर निकला हुआ होगा रेडार को उतना सिग्नल मिलेगा कि वहां से रिफ्लेक्शन होगा, से भी जाएगा, तो बे के अंदर रहेगा, जैसे वो पहिए अपने अंदर समेट लेता है उसी तरीके से वेपन अंदर समेटे वेपन भी अंदर होगा। होगा। तो ये एक बात और होगी। इसके बाद इसमें दूसरी चीज होती है, आपने अगर वक्त पर पढ़ा दिया होता तो शायद मैं भी एयरफोर्स में कहीं छोटी मोटी नौकरी। इसके बाद एयर सिचुएशन के लिए इसके अंदर होता है एक तो रेडार होता है जिसको बोलते हैं आइजा रेडार। हमने पहली बार भी बात की थी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार। ओके। वो इसके नोज में लगा रहता है। उस रेडार तो सर जब ये घर में बनने लगेगा तो इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन लोगों की जो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ से खरीदे, हमारे यहाँ से घर में बनेगा तो जितना चाहे उतना बना लीजिए, जितना चाहे उतना बना लीजिए। और ये बड़ा थर्राने वाला है दुश्मनों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, सिर्फ दुश्मनों एडवर्सरी के लिए नहीं, कॉम्पिटिटर्स के लिए, प्रतिद्वंदियों के लिए भी। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद का बड़ा खुलासा, सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ की साजिश की जा रही थी, बीएसएफ ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहाँ पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहाँ का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी।
तो एक बात आप और देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण रेवोल्यूशंस हैं, लेकिन इसको वक्त पर, सही समय आने पर एजेंसीज की तरफ से, हमारी एजेंसीज की तरफ से और सरकार की तरफ से एक के बाद दूसरा परत दर परत सामने आपके रखा जा रहा है। और इसीलिए तब वो लोग, जब हमारे कई समाचार आपके सामने आ रहे थे और वो उंगलियां उठ रही थी, उनको भी ये जवाब मिल रहा होगा। क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से सही समय आने पर सूचनाएं दी जा रही हैं ऑफिशियल सोर्सेज से भी। लेकिन मैं इस पर आना चाहता जी। हूं, घुसपैठ, इस दौरान जब ये सब चल रहा है, घुसपैठ की कोशिशें भी। देखिए, मैं अब आपको बताता हूं दिनेश, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फर्क हमने मिटा दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, अगर 9 जगह हमला हुआ है तो 2 जगह इंपॉर्टेंटली जो इनिशियली हमला हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे, हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हमने मारी, चाहे मुरीद के में मारी, बहावलपुर में मारी, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए, स्मगलिंग तो होती थी, अब इन्फिल्ट्रेशन भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल करीब 750 किलोमीटर, राइट, वो इतना मल्टी लेयर्ड है कि वहां से घुसना मुश्किल है। इसलिए अब नेपाल से घुसाओ। नेपाल से आप नेपाल से आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल से इतनी चेकिंग नहीं होती, तो पाकिस्तानी नेपाल से भी आते हैं। फिर कुछ लोग कोशिश करेंगे कि साहब ठीक है, जम्मू में आपने टनल बना दिया, आप टनल से आ गए। फिर कोशिश करेंगे कि साहब राजस्थान से कहीं से, पंजाब से कहीं, जहां जहां से इनको मौका लगेगा, ये भारत के अंदर अपने आतंकवादी और अपने लोग, अपने स्लीपर सेल घुसाने की कोशिश करेंगे, जो भारत के समाज में जाके सेट हो जाएं। आपको कुछ नहीं पता, एक बंदा आया, उसने चुपचाप से अपनी आधार कार्ड कहीं से जुगाड़ कर अपनी दुकान लगा दी। वहां पे उसने दुकान लगा दी। दुकान कहां लगाई है? बिल्कुल कैंटोनमेंट के सामने, और उसका कुछ काम नहीं है, छोटा सा कैमरा है, पूरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी जासूसी का कारनामा है जो पाकिस्तान, अभी हम लोग ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकती है? ज्योति मल्होत्रा के पास थोड़ा ना कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो माहौल बनाना, पाकिस्तान की एक अच्छी छवि पेश करना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन भी उसी में एक पजल का एक पीस है कि किस तरीके से वो लोग अंदर आएंगे और किस तरीके से भारत के अंदर ये काम करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे टुकड़े आप देख रहे जी। हैं पजल का। अगर ये पीस आपने गौर से अगर ये सुना हो, आपके आसपास में समाज में आकर कहीं इस तरह का व्यक्ति खुद को स्थापित करने और फिर वहां से पाकिस्तान के लिए या दुश्मनों के लिए काम करने की कोशिश करेगा, इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना को नहीं लड़ना है, हम सबको मिलकर साथ में इसे अंजाम तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, बीएसएफ ने कहा पाकिस्तानी बंकरों को मशीन गन से उड़ाया गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई ये मीडियम मशीन गन 1 मिनट में 600 से 1000 राउंड फायर, 600 से 1000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है, और इसकी मार जो होती है वो करीब करीब 1.5 से 1.25 किलोमीटर तक होती है। ये देखिए, और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए गए उधर के बंकर्स और चौकियों को। ये देखिए जरा, ये है। अब इसके बारे में जरा मेजर आर्य बताइए। ये एमएमजी है, ये एमएमजी है, ये इसकी बैरल है, हटा सकते हैं ऊपर से, बैरल इसकी चेंज हो जाती है, और बहुत कामयाब, बहुत कारगर हथियार है ये जब ये सपोर्ट में चलता है। इट्स बंकर उड़ा देती है ये भी? नहीं, बंकर नहीं उड़ाती, लेकिन उसको जो मैन कर रहा होगा उसको वो हिट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि ये बंकर उड़ा देती है, लेकिन हाँ, एजीएल जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की बीएसएफ वाले बात कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको फायर करेंगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रेनेड टाइप के निकलते हैं। अच्छा। उसमें वो पूरा बेल्टेड होता है वो भी, तो वो बहुत घातक होता है अगर आप बंकर पे मारिए। और ये जो है ना, ये जो फायर ले करती है, सप्रेसिव फायर ले करती है, इसके सामने अगर कोई आ गया, दिस इज आल्सो 7.62, ये भी 7.62 है, लेकिन इसके सामने अगर कोई आ गया, बहुत ही जबरदस्त, ये तो बहुत बार चलाया हमने,